ठीक है सर, इसके लिए लैपटॉप की जरूरत है जी। तो वाईफाई को जी नेट खुद का नहीं, क्लासरूम में वाईफाई लैपटॉप लाने की खास जरूरत नहीं है। इफ़ यू फील लें, अदरवाइज तो आपको पता है मैं सब कुछ स्क्रीन से करवाने लगा हूँ, रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप घर जाके मेरे लेक्चर को देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बल्कि मैं रिकमेंड नहीं करता कि क्लासरूम में आप लैपटॉप यूज़ करें। उसकी वजह यह है कि आप मेरी बॉडी लैंग्वेज के साथ अगर नहीं चलोगे तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट वीक रह जाएंगे। लेकिन अगर मेरी देखें ना इस तरह, तो फिर आप जूम पे क्लासेस ले रहे हैं, फिर तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन जूम पे जब आप क्लासेस लेते हो तो आपको क्लियर नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है कि ट्रेनर के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं मिल रही होती है, समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने क्या बात किस अंदाज में कही थी, क्योंकि आपकी आई कांटेक्ट या इस स्क्रीन पर हो या मेरे ऊपर हो, तो फिर आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अगर कभी की ज़रूरत होगी तो मैं आपको कहूँगा कि आप लाओ, अदरवाइज जो लाते हैं डजंट प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इफ़ दे आर कंफर्टेबल फाइन, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लाने में। लेकिन मेरी अप्रोच ये है कि आप अगर इस स्क्रीन को देखें और मुझे देखें तो आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एज कम्पेयर, क्योंकि आप मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ, जब आपकी नज़र इस तरह होगी तो मेरी आंखों से आपको बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, मेरे अंदाज से पॉइंट्स क्लियर हो रहे होते हैं। लेकिन जब आप मुझे नहीं देख रहे होगे तो पॉइंट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, हमारा जो कोर्स है एक छोटा सा इंट्रो करते हैं और इसके बाद हम शुरू करते हैं। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था वो यही था, थोड़ी सी बैकग्राउंड था, चीज़ों के मुतालिक बताया हुआ, वो आप घर जाके सुनेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसमें हमने कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं की हुई है, इस कोर्स की अभी तक हमने कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं की है इस मॉड्यूल की। एनीवेज, एक छोटा सा इस कोर्स का मैं आपको तारुफ करा देता हूँ, खासतौर पर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुख्तसर सा, कि हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है इसके अंदर टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, 5 टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को हमने इंट्रो में नहीं समझना कि ये क्या है, इसमें से आपको बताना है कि आपने सीखना क्या है इसके अंदर। इसके अंदर टोटल हमारे 5 टॉपिक्स हैं। आप ये समझ लें कि मैं जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूं, मैं यही वाली सर्विसेज देता हूं जो आपके कोर्स में है। जो मुझसे क्लाइंट्स सर्विसेज ले रहे हैं वो इन्हीं में से 2, 3, 4, 5 एक लेते हैं। यही, किसी को मैं पूरी 5 दे रहा होता हूँ, किसी को मैं सिर्फ 1 दे रहा होता हूँ, किसी को मैं 3 दे रहा होता हूँ, डिपेंड्स ऑन क्लाइंट बजट, डिपेंड्स ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट, उसके मुताबिक। ठीक है, सो इसके अंदर एक हमारा जो मॉड्यूल है, क्योंकि जो पहला मॉड्यूल हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, मैं उसी की बात यहाँ कर लेता हूँ, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? भाई, आपकी भी वेबसाइट है, आपके कंपटीटर्स की भी वेबसाइट है, दुनिया भर के लोगों की वेबसाइट है। सो वो खुलती कैसे है? यूआरएल लिखने से, वेबसाइट का नाम लिखने से। हम चाहते हैं ऐसे ना खुले, कोई भी बंदा आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज को टाइप करे तो आपकी वेबसाइट ऊपर आए, कंपटीटर्स की वेबसाइट ऊपर ना आए। दैट इज इन शॉर्ट एसईओ, जो हमने पढ़नी है। ठीक है, आपके कोर्स के अंदर जो सबसे बड़ा मॉड्यूल है वो एसईओ का मॉड्यूल है। इस पूरे कोर्स में जो सबसे बड़ा मॉड्यूल है वो एसईओ का मॉड्यूल है, यानी इन 3 महीनों में जो हमारा सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होना है वो एसईओ के ऊपर होना है। एसईओ पे हमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। इसके बाद इसके अंदर एक हमारा मॉड्यूल है सोशल मीडिया मार्केटिंग। मेरा ख्याल है सब जानते ही हैं, आज के दौर में विदाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग से बेशक बिजनेस जनरेट हो रहा हो ना हो रहा हो, अवेयरनेस तो जनरेट हो रही होती है। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम लोग फेसबुक पढ़ते हैं, हम इंस्टाग्राम पढ़ते हैं, हम लिंक्डइन पढ़ते हैं, हम मार्केटिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज को पढ़ते हैं। इसके बाद इसमें हमारा एक मॉड्यूल है दैट इज गूगल एड्स। और सोशल मीडिया में हमारी ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी सीखते हैं हम लोग, पेड मार्केटिंग भी सीखते हैं। ठीक है, एड्स कैसे रन करने हैं वो भी सीखते हैं। गूगल एड्स को हम लोग पीपीसी एड्स भी बोलते हैं। पीपीसी एड्स स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक एड। ठीक है, पीपीसी एड्स स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक एड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल के ऊपर आप जो एड्स देखते हैं, देखें गूगल के एड्स कौन कौन से हैं? गूगल के सर्च इंजन पे जो एड नजर आते हैं वो गूगल के एड्स हैं। वेबसाइट्स के ऊपर जो एड नजर आते हैं वो गूगल के एड्स हैं। यूट्यूब के ऊपर जो एड्स नजर आते हैं वो गूगल, सिंपल ये वाले एड्स हैं। ये एड्स कैसे बनाने हैं ये हम सीखते हैं पीपीसी में। टेक्निकली इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो पीपीसी इस्तेमाल होती है, पीपीसी एड्स को बोलते हैं। ठीक है, वैसे मैं इसको कह रहा हूं क्योंकि ये सर्विस किसकी है? गूगल की है, तो इसलिए हम इसे गूगल एड बोल रहे हैं, लेकिन टेक्निकली इसे कॉल करते हैं पीपीसी एड्स, पे पर क्लिक एड। नाम से ही पता लग रहा है कि भाई जब हम क्लिक करेंगे तो तब पे करेंगे, यानी जब कोई बंदा हमारे ऐड पे क्लिक करेगा तो हमें चार्ज होगा। अगर वो क्लिक नहीं करेगा, हमारा ऐड दिन भर नजर आता रहे, उसको क्लिक नहीं करता कोई भी उस पर, तो हमें गूगल चार्ज नहीं करता। फेसबुक की ये स्ट्रेटेजी नहीं है, फेसबुक पर 1000 इंप्रेशन चार्ज करता है। ठीक है, जबकि यहां पर जो सर्च इंजन एड्स होते हैं, जो सर्च एड्स होते हैं, उसके ऊपर पे पर क्लिक होता है।
लेकिन जो डिस्प्ले एड्स होते हैं, जो वीडियो एड्स होते हैं, वो इंप्रेशन एड्स होते हैं, ठीक है, वो पे पर क्लिक एड्स नहीं होते हैं। लेकिन जो सर्च इंजन पे आते हैं वो पे पर क्लिक एड्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जो हमारा चौथा मॉड्यूल है वो है गूगल बिजनेस लिस्टिंग का। गूगल के ऊपर प्लेसेस नजर आ रहे होते हैं ना आपको, आप कोई भी चीज लोकल सर्च करते हैं, किसी भी चीज को आप लोकली तौर पर सर्च कर रहे होते हो तो ऊपर बिजनेस आ जाता है। जैसे मैं ये कहूं कि भाई बेस्ट पिज्जा शॉप नियर मी, तो कितने सारे रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे ऊपर और उसके ऊपर बड़ा सा लिखा होगा प्लेसेस। दैट इज कॉल्ड गूगल बिजनेस लिस्टिंग्स। इनको हम बोलते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये प्रोफाइल बनती कैसे है और ये प्रोफाइल मेंटेन कैसे होती है कि भाई इतने सारे लोगों के बिजनेस हैं, हम नजर आए। और आपको पता है कि वहां पर सिर्फ 3 नजर आते हैं, 3 के बाद लिखा होता है मोर। कोई बंदा मोर पर जाएगा तो चौथा नजर आएगा उसको। हालांकि 4 नहीं होंगे, 1000 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन एक वक्त में आपको सिर्फ 3 नजर आ रहे हैं। तो लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन को भी हम इसमें सीखेंगे कि भाई हम किस तरह अमंग 3 नजर आए। हमारा बिजनेस 3 में आना चाहिए, पहले 3 में आएगा तभी लोग हम पे हमारे पास आएंगे ना। कोई बंदा रीड मोर करके बाकियों को तो नहीं ढूंढेगा कि भाई ये वाला बिजनेस क्या है, हमें तो कोई जानता ही नहीं है। तो अगर हम ऊपर नजर आ रहे होंगे तो कोई बंदा क्लिक कर देगा। सो एक मॉड्यूल हमारा ये वाला है और इसका 5वां मॉड्यूल जो है वो है YouTube वीडियो ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है। इसमें वीडियो ऑप्टिमाइजेशन भी आ जाती हैं और इसमें चैनल ऑप्टिमाइजेशन भी आ जाती है। ये है टोटल 5 टॉपिक्स और ये 5 टॉपिक्स बिल्कुल अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं। आप यूं भी कह सकते हो कि आमतौर पर ये वाली 5 मार्केटिंग जरूरी नहीं है एक बंदा कर रहा हो। जो वीडियो YouTube वीडियो की मार्केटिंग कर रहा होगा, हो सकता है वो एसईओ ना कर रहा हो। जो बंदा एसईओ कर रहा होगा, हो सकता है सोशल मीडिया की एजेंसीज जो होती हैं, आपने नोट किया होगा जो सोशल मीडिया एजेंसीज हैं वो एसईओ की सर्विसेज नहीं देती हैं, और जो एसईओ की सर्विसेज दे रही होती हैं वो सोशल मीडिया एजेंसीज नहीं होती हैं। मैं ये सारी सर्विसेज देता हूं जो लिखी हुई हैं, और हमने कोर्स बिल्कुल इस तरह डिजाइन किया हुआ है कि आप भी इस काबिल बन जाएं कि आप सारी सर्विसेज दे सकें। तो जब आप ये 5 सर्विसेज सीखेंगे तो फौरी तौर पर भाई कोई 2-3 तो देनी शुरू कर सकते हैं ना, अगर आप अच्छी एफर्ट करें। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप ज्यादा सर्विसेज भी किसी को डिलीवर कर सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो वेबसाइट्स है ना, मैं एक वेबसाइट खोलता हूं। ये मैं ना एक वेबसाइट खोल रहा हूं पहले। आमतौर पर हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, इस तरह हमारे पास वेबसाइट खुल जाती है। एक चीज ध्यान में रखनी है कि वेब डेवलपमेंट इज नॉट आवर कंसर्न टॉपिक। वेब डेवलपमेंट किसी भी तरीके से हमारा टॉपिक नहीं है। अगर कोई मुझे कहे कि भाई वेबसाइट बनवानी है तो मैं किसी डेवलपर को रिकमेंड करके वेबसाइट बनवाऊंगा, मगर एट द सेम टाइम वेबसाइट मैनेजमेंट मुझे आनी चाहिए। यानी मुझे अगर कोई बंदा अपनी वेबसाइट इसलिए दे कि मेरी वेबसाइट की डिजाइन को चेंज कर दो तो मेरा काम नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास वेबसाइट इसलिए आएगी कि मुझे एसईओ करनी है तो यही तो मेरा काम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे वेबसाइट को मैनेज करना आना चाहिए। अगर मुझे वेबसाइट को चलाना नहीं आ रहा, चलाना का मतलब ये नहीं, ये तो हम एज ए यूजर देख रहे हैं ना, वेबसाइट में कुछ चेंजेस करनी पड़ सकती हैं। दैट चेंजेस आर नॉट स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिसमें मैं वेबसाइट के लेआउट को बिल्कुल नहीं कुछ कह रहा, बल्कि वेबसाइट में कुछ चीजें ऐसी हैं नजर आ रही हैं जो गूगल फ्रेंडली नहीं है, मुझे उन्हें चेंज करना है। ये स्किल हमने एसईओ शुरू करने से पहले सीखनी है कि ये स्किल हमें आ जाए कि हमें, क्योंकि जो बंदा वेबसाइट को एडिट नहीं कर पाएगा वो ये काम नहीं कर सकता, वो एसईओ भी नहीं कर सकता। फिर तो एसईओ उसके पास थ्योरेटिकली रह जाएगी, ठीक है। मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे, इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि डरता है वो कि भाई मैं तो वेब डेवलपमेंट जानता ही नहीं हूं, मुझे तो वेबसाइट यूज करनी नहीं आती। सो हमारा पहला फोकस ये है कि आप वेबसाइट में कंट्रोल हो आपका, ताकि आप उन पॉइंट्स को जाकर चेंज कर सकें जहां पर आपको चेंजेस की जरूरत है, ठीक है। सो ये मैंने एक वेबसाइट खोल ली है। अच्छा, अब ये वेबसाइट नजर आ रही है। अगर आप देखें ना, वेबसाइट जिस प्लेटफॉर्म में मर्जी बनी हो, मगर वेबसाइट का जो स्ट्रक्चरल लेआउट डिजाइन होता है वो इसी तरह का कॉमन सा एक डिजाइन होता है। भाई ऊपर क्या नजर आ रहे होते हैं? स्लाइडर्स, जो एक तस्वीर नजर आती है जो लेफ्ट राइट घूम जाती है, हाँ, कोई हेडिंग नजर आ जाती है, टेक्स्ट नजर आ जाता है, तस्वीरें नजर आ जाती हैं, लिंक्स बने हुए नजर आ रहे होते हैं।
क्लिक करें तो हम किसी और जगह पे मूव कर जाते हैं। तस्वीरें बार बार तस्वीरें मेरे सामने आ रही हैं और नीचे एक फुटर सा बना हुआ आ रहा है। आमतौर पर इस फुटर में हमने देखें क्या दिया हुआ, पूरे का पूरा इस फुटर में हमने गूगल मैप भी दे दिया कि एक बंदा हमारी वेबसाइट पर आया, भैया उसका अगला टारगेट क्या है, हम क्या चाहते हैं, अब उसको हम कन्विंस कर रहे हैं कि हमसे परचेज करो, तो अगला उसका कंसर्न ये होना चाहिए कि भाई मैं इनके ऑफिस कैसे जाऊंगा, तो हमने साथ ही गूगल मैप भी दे दिया। ये हमारा वो मॉड्यूल है, वो वाला मॉड्यूल है जो हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल की बात की है। ये बना कैसे हुआ है, ये बिजनेस यहाँ पर नजर आ रहा है, ये कैसे बिजनेस यहाँ पर नजर आया है, ये बिजनेस हमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल की वजह से नजर आया है, बनी हुई है। जिसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं होगी वो यहाँ पर नहीं आएगा, एज नेम के तौर पर शो नहीं हो रहा होगा, ना समझिएगा। पिन लोकेशन कर दी तो हो गया, पिन लोकेशन आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद और नीचे आ जाए तो ये हमने क्या किया हुआ है, ये फुटर बनाया हुआ है। ये क्या किया हुआ है, हमने वेबसाइट का फुटर डिजाइन किया हुआ है। फुटर क्या होता है कि भाई ऊपर से इतना डाटा मिला, इंफॉर्मेशन मिली, कोई भी बंदा नीचे आ गया ड्रैग करता हुआ, तो अब उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप देख रहे हैं मोस्टली चीजें हमने फिर वही टारगेट कर दी, पूरा मेन्यू नीचे ले आए हैं कि वापस उसने किसी ने अबाउट अस में जाना हो, किसी ने होम में जाना हो, किसी ने सोशल मीडिया लिंक्स में जाना हो, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। ईमेल भी यहाँ पे उसको नजर आने लगी हुई है। सो ये एक स्टैंडर्ड लेआउट है किसी भी वेबसाइट का। हम वेबसाइट विजिट करते हैं तो एक स्टैंडर्ड लेआउट यही वाला होता है। अब वेबसाइट जो बनाई जाती हैं, जो वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, वो हमारे पास दो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें वेबसाइट्स बनती हैं। एक है हमारे पास कोडिंग और एक है हमारे पास CMS। यानी हमारे पास इन दो प्लेटफॉर्म में वेबसाइट्स होती हैं, या तो वेबसाइट्स कोडिंग में बनी हुई होती हैं या CMS में। भाई वेबसाइट चाहे कोडिंग में बने या CMS में बने, दोनों वेबसाइट के बैक एंड पे कोडिंग ही है। CMS में बनी हुई वेबसाइट भी कोडिंग से ही बनी हुई है, लेकिन बेसिकली जो CMS है वो एप्लीकेशंस हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन है, बना दिया उन्होंने, भाई इसका एक खास पर्पस है, उस पर्पस से हटके तो उस पर काम नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फंक्शनैलिटी है वो किसी भी तरीके से कोरल ड्रा की फंक्शनैलिटी नहीं हो सकती। यानी वर्ड में हम कोरल ड्रा वाला काम, एडोब फोटोशॉप वाला काम, एक्सेल वाला काम नहीं कर सकते। एक्सेल में हम फोटोशॉप का काम नहीं कर सकते, फोटोशॉप में हम वर्ड का काम नहीं कर सकते। हर एप्लीकेशन की एक फंक्शनैलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि CMS की भी एक फंक्शनैलिटी है। CMS भी एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कोडिंग में बना हुआ है, लैंग्वेज में बना हुआ है, कोडिंग भी लैंग्वेज है इटसेल्फ। तो अगर हम ये अभी जो छोटी सी मैंने आपको बात बताई है, मेरा ख्याल है इससे आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि CMS की लिमिटेशंस हो सकती हैं, कोडिंग की लिमिटेशंस नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि CMS तो हमने कहा एप्लीकेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूं कि यूजर के लिए कस्टमाइजेशन का पॉइंट कवर किस में होगा, कोडिंग में। भाई मैं जब यूजर के पास जाता हूं कि भाई मुझे वेबसाइट बनवानी है, किसी बंदे ने कहा, ठीक है, मुझे तो नहीं कहेगा, डेवलपर को बोलेगा। तो जब हमें कोई बंदा ये कहेगा कि भाई हमें वेबसाइट बनवानी है, तो वेबसाइट बनवाने के लिए हमें बताएगा भाई मेरी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, बहुत सारी पॉइंट्स होंगे, जो कि ऐसे भी पॉइंट्स हो सकते हैं कि किसी एक कस्टमर के लिए वो यूनिक पॉइंट्स हो। वो एक कस्टमर बता रहा हो, वो दूसरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है, बल्कि ऐसा होता ही नहीं है कि CMS हर किसी की रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर सकता हो। CMS की वेबसाइट आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं बनती, बल्कि वो CMS की मर्जी के मुताबिक बनती है, जो बना हुआ एक डिजाइन है। सस्ती मिल जाएगी आपको, क्योंकि बनी बनाई चीज, एक रेडीमेड चीज पड़ी हुई है। लेकिन कोडिंग में कस्टमाइजेशन मौजूद है, जैसी मर्जी कस्टमाइजेशन कर ले, ठीक है। अच्छा, अब हम ना कोडिंग की वेबसाइट बना रहे हैं, ना CMS की वेबसाइट बना रहे हैं। हमारे पास केस आता है कि भाई ये वेबसाइट है, आपने इसकी SEO करनी है। वो वेबसाइट CMS में भी हो सकती है, वो वेबसाइट कोडिंग में भी हो सकती है। CMS की वेबसाइट चीप रेट्स पे मिल जाती है, कोडिंग की वेबसाइट्स एक्सपेंसिव होती है। एनीवेज ये टास्क हमारा नहीं है, ना ही हमारा कंसर्न है, ना ही हमारे लिए मार्केटिंग पॉइंट है कि भाई आप हमसे वेबसाइट बनवाएं। हमारे पास तो रेडीमेड वेबसाइट्स आ रही हैं, किसी ने अभी बनवाई है, किसी ने 6 महीने पहले बनवाई, किसी ने साल पहले बनवाई कि भाई मेरी वेबसाइट तो मौजूद है मगर मैं रैंक नहीं कर रहा गूगल के ऊपर, तो हम उसे रैंकिंग फैसिलिटीज देते हैं। तो इसका मतलब है हमारा वेबसाइट बनाने में, उसके डिजाइन को चेंज करने में कोई रोल नहीं है।
मगर वेबसाइट को इस्तेमाल करवाने में, उसमें चेंजेस करने में हमारा रोल है। मगर जब हम चेंजेस करेंगे तो क्लाइंट जरा सा भी उस पर हर्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारी चेंजेस से उसका कोई स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। उसकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को हमने जरा बराबर भी तब्दील नहीं करना, वैसे ही रखना है जैसा उसकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। अब मैं एक एसईओ एक्सपर्ट हूं, मुझे एक वेबसाइट आती है कि भाई हमारी वेबसाइट की एसईओ कर दें, ठीक है भाई। अब इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट सीएमएस की भी हो सकती है। सीएमएस में क्या है अभी मोस्टली कॉमन क्या चीजें चल रही हैं सीएमएस में? वर्डप्रेस मोर देन 60% सीएमएस की वेबसाइट, बल्कि 70% 80% सीएमएस की वेबसाइट वर्डप्रेस की होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, लोगों ने ज्यादा वेबसाइट किसमें बनाई है? वर्डप्रेस में। भाई आजकल बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है किसका और का? शॉपिफाई का भी चला हुआ है। शॉपिफाई पे लोग सेलिंग वेबसाइट्स बनवाते हैं ज्यादा। अच्छा, शॉपिफाई और वर्डप्रेस को अगर मैं कंपेयर करूं, इन दोनों को कंपेयर करूं, तो इनमें शॉपिफाई बड़ा एक्सपेंसिव प्लान है। शॉपिफाई आपको अपना प्लेटफॉर्म रेंट आउट करता है, यानी वो आपसे मंथली इसका रेंट ले रहा होता है, और कम से कम भी पैकेज जो है वो एनुअली आपका 100,000 पे जाता है, कम से कम मिनिमम। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक एप्लीकेशन है, और वो आप खुद किसी डेवलपर से डिजाइन करवाते हो तो वंस कॉस्ट है। यानी एक बंदे ने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है, मैंने कहा ना सस्ती बन जाती है भाई, 20 की भी बन जाएगी, 25 की भी बन जाएगी, 30 की भी बन सकती है, 40 की भी बन सकती है, बट वंस कॉस्ट, एक दफा बन गई बात खत्म, रेंट आउट नहीं की किसी ने हमें। अब मेरी वेबसाइट 10 साल से चल रही है तो वेबसाइट की कॉस्ट क्या 5 साल से चल रही है तो मुझे वेबसाइट की कॉस्ट 40,000 ही पड़ी थी। लेकिन अगर मेरी शॉपिफाई की वेबसाइट 6 साल से चल रही है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, उसकी एनुअल मिनिमम रेंट बता रहा हूं मैं आपको, ये मिनिमम रेंट है, और डॉलर्स के रेट होने से ये बढ़ता रहता है, और सर्विसेज फीचर्स चेंज होने से भी ये बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो शो डालते हैं ना शॉपिफाई में ये है और शॉपिफाई में वो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग शॉपिफाई की वेबसाइट को लेकर चल रहे हैं, अब उन्हें ये देखना है कि क्या उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है। डोमेन की कॉस्ट उन्होंने अलहदा देनी है, शॉपिफाई की कॉस्ट अलहदा दे रहे हैं। इसके बाद जो प्रोडक्ट वो सेल करने लगे हैं उसकी मार्केटिंग अलहदा करनी है, सोशल मीडिया पे भी एड चलाने हैं, गूगल पे भी एड चलाने हैं। क्या उनके पास ऐसी प्रोडक्ट है जो उनको इतना मार्जिन दे कि वो इतना खर्चा उठा सकें उसका? ये आपको पता लगे कितना खर्चा है। इसलिए जब मेरे से कोई एडवाइस लेता है और उसने सीएमएस के बीच में रहना हो तो मैं उसको हमेशा वर्डप्रेस की एडवाइस देता हूं, नॉट शॉपिफाई, क्योंकि शॉपिफाई को वो इन द लॉन्ग रन लेकर नहीं चल सकता। किसी एक महीने में कोई करिश्मा हो सकता है बिजनेस का, लेकिन 12 महीनों में उसको लॉन्ग रन में अगर उसके पास अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं है और बहुत सारी प्रोडक्ट्स नहीं है तो शॉपिफाई को वो साथ सरवाइव नहीं करवा सकता, वर्डप्रेस को करवा सकता है। लेकिन जब कोई बंदा मुझसे कोडिंग और वर्डप्रेस को कंपेयर करवाता है तो मैं किसी को भी वर्डप्रेस पे जाने की एडवाइस नहीं देता हूं। वर्डप्रेस का जो लाइफ टाइम है और वर्डप्रेस की जो वल्नरेबिलिटी होल्स के इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा है। वर्डप्रेस की वेबसाइट की हैकिंग अपॉर्चुनिटीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा है। उसकी वजह भी बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में। इसलिए हम जब किसी को रिकमेंडेशन देते हैं तो हम उसको हमेशा ये रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई आप अपनी वेबसाइट, अगर आपके पास बजट ठीक है तो कोडिंग में बनवाएं। कोडिंग की वेबसाइट सही वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट है। हाँ, ये हो सकता है कि 10 साल के बाद गूगल के स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाए और आपकी वेबसाइट जो है ना वो पुराना मॉडल लगे, मगर आपकी वेबसाइट को कुछ नहीं होने वाला। मगर 10 साल वर्डप्रेस की वेबसाइट को लेकर चलना सिर्फ उसी का काम है जो वर्डप्रेस यूजर है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं भाई मेरा एक क्लाइंट है जो फर्नीचर सेल करता है, वो वर्डप्रेस यूजर तो नहीं है ना, उसने मुझसे वर्डप्रेस में वेबसाइट बनवाई, मैंने उसको दे दी, बस अब वेबसाइट चल रही है। ऐसे लोगों के लिए वर्डप्रेस बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, अगर आप टेक्निकल हैं, जैसे आप सब टेक्निकल हैं, मैं टेक्निकल हूं, मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट चलाऊं जितनी देर मर्जी चला लूं, मेरी चॉइस है, मैं चला सकता हूं, क्योंकि उसमें जो बग्स आ रहे होंगे मैं साथ देख रहा हूँ। लेकिन आम यूजर्स को तो बग्स नहीं नजर आने लगे हुए, तो वो तो अपनी इन्वेस्टमेंट जाया करके बैठेंगे। और सबसे ज्यादा जो हैक होती हैं वेबसाइट्स वो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती हैं। कंपैरेटिवली जो स्लो वेबसाइट्स होती हैं वो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती हैं। लेकिन अगर किसी बंदे ने अपने बजटिंग के हिसाब से लेकर चलना है कि भाई मेरे पास कम पैसे हैं, तो मैं जैसे भी आपको रिकमेंड किया कि वर्डप्रेस पे आ जाओ,
कोडिंग के मुकाबले में भी हम उसको यही रेकमेंड करेंगे। अगर कोई बंदा कहेगा कस्टमाइजेशन भी मुझे चाहिए और कंपैरिजन भी मुझे चाहिए, तो फिर कस्टमाइजेशन की वो सहूलत उसको नहीं मिलेगी वर्डप्रेस में जो उसे कोडिंग में मिलेगी। कि एक बिजनेसमैन जो है वो अपनी मर्जी की वेबसाइट का लेआउट चाहता है, वो वर्डप्रेस में नहीं मिलने वाला। वर्डप्रेस में आपको उस तरह का लेआउट नहीं मिलेगा। वर्डप्रेस क्यों इतनी रिस्की है? ड्यू टू प्लगइन्स। आप सब जानते हैं आपका मोबाइल, उसके ऊपर जितने भी एप्स हैं सब लाइक का प्लगइन्स हैं और सबकी अपडेट्स आती हैं, ऐसे ही है ना। इवन आप सिर्फ गूगल मैप पकड़ लेते हैं और छोड़ देते हैं इसको। गूगल मैप को आपने कोई 2-3 हफ्ते अपडेट नहीं किया और उसके बाद आपने एक इन ड्राइव बुक कराई। तो जब आपने इन ड्राइव बुक कराई तो इन ड्राइव जो बंदा आया ना वो आपकी गली के और पता नहीं कहां पर घूमता फिर रहा है, उसको आपका एड्रेस नहीं मिल रहा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि गूगल मैप की अपडेट आई थी और वो आपने अपडेट नहीं की। इस वजह से आपका जो गूगल मैप है वो सही एड्रेस शो नहीं कर रहा आपका। इट्स अ टाइप ऑफ प्लगइन। व्हाट्सएप इट्स अ टाइप ऑफ प्लगइन। आपका व्हाट्सएप अपडेटेड ना हो, भाई आप 3 महीने तक अपने व्हाट्सएप को अपडेट ना करें, क्या होगा चौथे महीने आपके व्हाट्सएप का स्टेटस? कभी हैंग हो रहा होगा, कभी कोई कहेगा भाई आप नजर नहीं आते हो मुझे, कभी कोई आप मैसेज भेज रहे होगे जाएगा नहीं, कभी आप ऑडियो नोट भेजने लगोगे रुक जाएगा वहां पे। वजह क्या है कि व्हाट्सएप अपडेट नहीं कर रहे आप, अपडेट करना पड़ेगा। इसी तरह वर्डप्रेस भी मुश्तमिल है प्लगइन्स के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंदा उसके साथ इंटरेक्टिव होगा वो प्लगइन्स को देख रहा होगा, अपडेट कर रहा होगा। लेकिन वर्डप्रेस में ऐसा भी होगा, वो मोबाइल ऐप्स की तरह नहीं है। वर्डप्रेस में ऐसा भी होगा कि कोई प्लगइन चलते चलते एक्सपायर हो जाएगा। मतलब जिसका वो प्लगइन था उस कंपनी ने कहा भाई अब ये खत्म कर दिया हमने, अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया इसके साथ, अब आप ये वाला इंस्टॉल कर लें। तो लेकिन जो ये सब चीजें देख ही नहीं रहा तो वो कैसे चलाएगा वर्डप्रेस की वेबसाइट को? ठीक है। सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से हम कहते हैं वर्डप्रेस को यूज कम करना चाहिए, बट डिपेंड्स ऑन बजट। अगर आपका बजट लो हो तो आप उस पर जरूर जाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपका सही बजट हो और आपने किसी से सही एडवाइस लेनी हो, वंस इन्वेस्टमेंट का प्लान हो, तो आप एक अच्छी कोडिंग वाली वेबसाइट बनवाएं। अब एनीवेज अब हमें पता लग गया कि भाई हमारी वेबसाइट है, शॉपिफाई इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्लगइन्स। हाँ, तो अब हमारी आप देखेंगे अभी मैं आपको वर्डप्रेस की साइट दिखाऊंगा तो उसमें भी दिखाएगा कि भाई इसमें भी शॉपिफाई का प्लगइन यूज होगा। तो विक्स भी हमारे पास एक सीएमएस है और भी बहुत सारे सीएमएस हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर सीएमएस है, सीएमएस के अंदर पॉपुलर सीएमएस है, दैट इज वर्डप्रेस। ठीक है। अगर हम सिर्फ सीएमएस की बात कर रहे हो तो उनमें कौन से एप्लीकेशन हैं जो ज्यादा पॉपुलर हैं, जिसमें ज्यादा वेबसाइट्स बनती हैं, वो वर्डप्रेस है। अब हम लोग हैं एसईओ एक्सपर्ट, भाई हमारे पास वेबसाइट आई, जो मैं कहता हूं ये वेबसाइट आ गई है, जैसे भी मैंने आपको खोल के भी दिखाई है एक वेबसाइट, ये मेरे पास वेबसाइट आ गई कि भाई इसकी एसईओ करनी है आपने, ठीक है। अब इस वेबसाइट पे काम करने के लिए मुझे समझना पड़ेगा कि भाई ये वेबसाइट बनी किस में हुई है, क्या ख्याल है? पहली चीज तो यही है ना, मुझे समझ तो आई ये कोडिंग की वेबसाइट है तो मुझे इसे कैसे हैंडल करना है, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो मुझे इसे कैसे हैंडल करना है, ये सीएमएस की वेबसाइट है तो मुझे क्या चाहिए इसको हैंडल करने के लिए, और ये कोडिंग की वेबसाइट है तो मेरी रिक्वायरमेंट्स इससे क्या है। तो सबसे पहले मुझे ये डिटेक्ट करना है कि ये वेबसाइट बनी किस में हुई है, बजाय इसके कि मैं उनसे कहूंगा भाई मुझे बता दो ये वेबसाइट किस में बनी है। वो कहेंगे भैया आप एक्सपर्ट आदमी हो, आपको ये भी नहीं पता वेबसाइट किस में बनी हुई है, आप खुद चेक कर लें, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है। बहुत सारे टूल्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं सीएमएस को, बताते हैं कि भाई ये वेबसाइट सीएमएस की है कि नहीं है। तो अगर हमें यह पता लग जाए कि ये वेबसाइट सीएमएस की है कि नहीं है, तो इसका मतलब पता लग गया ना कि भाई ये वेबसाइट कोडिंग की है कि सीएमएस की है। मतलब हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं ऑनलाइन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं एक सर्च क्यूरी लिखूंगा, टूल्स ही टूल आ जाएंगे। वेबसाइट का नाम है सीएमएस डिटेक्ट, एक वेबसाइट का नाम है, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं क्यूरी लिखता हूं ताकि आपको पता लगे क्यूरी लिख के कैसे लाना है। ठीक है। ऑनलाइन सीएमएस डिटेक्टर्स लिख दिया मैंने। इसकी गूगल क्रोम एक्सटेंशन भी होती है, आप ये भी लिख सकते हो डाउनलोड सीएमएस डिटेक्टर गूगल क्रोम एक्सटेंशन। लेकिन एक्सटेंशन में उतनी डिटेल नजर नहीं आएंगी जितनी ज्यादा डिटेल आपको कोई वेबसाइट खुद से शो करेगी। वो थोड़ी सी मुख्तसर डिटेल्स होंगी लेकिन वेबसाइट पे ज्यादा डिटेल्स नजर आ जाएंगी। ये देखें सबसे ऊपर कौन सी वेबसाइट आई है, वो यही है जिसका मैं नाम ले रहा था यूआरएल का, सीएमएस डिटेक्ट। इस पे जाते हैं आगे।
क्या लिखा हुआ आ रहा है? एंटर यूआरएल। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई यहां पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल दें। मैं आपको बताता हूं कि ये सीएमएस है कि नहीं है। अगर ये सीएमएस है तो पता लग गया भाई ये किसी वर्डप्रेस वगैरह में बनिया बताएगा वो। और अगर वो ये कहेगा कि ये सीएमएस नहीं है तो इसका मतलब कोडिंग है, यानी कोडिंग के लिए कोई हमें आइडेंटिफाई नहीं करेगा। अगर सीएमएस नहीं बताएगा तो मींस कोडिंग है। ये लीजिए, मैं इधर आया, इसका यूआरएल कॉपी करता हूं। अच्छा, ये वेबसाइट का यूआरएल जरा पढ़ते हैं। इस वेबसाइट का यूआरएल आ रहा है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट, फुल स्टॉप लगा हुआ है, यानी जिसको हम डॉट बोल रहे हैं, DECKitchen.org। DECKitchen.org डोमेन है। ORG क्या है उसकी डोमेन एक्सटेंशन, DECKitchen.org डोमेन है। तो प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट क्या है? सब डोमेन। सब डोमेन्स किन्हें बोलते हैं? ऐसी डोमेन्स जो हम डोमेन्स के अंदर बना लेते हैं। भाई जैसे विंडो यूज करते हो तो डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाते हो, फिर क्या करते हो? उसे खोलते हो और उसके अंदर एक और फोल्डर बनाते हो, तो उसे क्या कहते हो? सब फोल्डर। यानी वो फोल्डर कहां बना? एक फोल्डर के अंदर। इसी तरह जो डोमेन के अंदर डोमेन बन जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? सब डोमेन्स। इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। गूगल तो काम ही सब डोमेन्स पे करता है। हाँ, जब हम एड्स का मॉड्यूल पढ़ेंगे, गूगल एड्स का, तो हम जाएंगे ads.google.com, तो उसने एड्स को कहां पे रखा हुआ है? अपनी सब डोमेन में। देखिए कितना बड़ा काम है, लेकिन रखा किसमें हुआ है? अपने पास ही रखा है, सब डोमेन के अंदर, अलहदा से नहीं किया। इसी तरह जब हम प्रोफाइल बनाएंगे तो हम लिखेंगे business.google.com, वो भी किसमें आ रहा है? सब डोमेन में। तो अब आपको पता लग गया कि सब डोमेन को एड्रेस कैसे करते हैं। पहले सब डोमेन का नाम डॉट और फिर डोमेन का नाम। पहले सब डोमेन का नाम, फिर लगाते हैं डॉट और फिर लगाते हैं डोमेन का नाम। चलो यार ये समझ लेते हैं, स्क्रीन पे समझ लेते हैं। नीचे आ जाए जरा। ये क्या है? सिंपल। क्या है ये डोमेन है। अच्छा, अब मैंने लिखा, ये क्या है? अब आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो यूआरएल है ये मेन डोमेन है कि ये सब डोमेन है? आपको ऐसे पता लग जाएगा। अच्छा, अब मैं कहता हूं एक और वेबसाइट लिखता हूं। ये क्या है? ये डोमेन है। फिर मैंने लिखा जी, ये क्या है? ये सब। अच्छा, अब जरा एक और पॉइंट देखते हैं। एसईओ के हवाले से हमें सब डोमेन्स का क्या एडवांटेज है? आमतौर पर ये डोमेन सब डोमेन लेने वाला डेवलपर वाला ही करेगा काम, लेकिन एसईओ के पॉइंट से हमें इसका बड़ा एक एडवांटेज होता है। वो क्या है? आप जब भी कोई डोमेन बाय करने जाते हो बड़ी दिक्कत होती है। भाई आप जीमेल पे अपना अकाउंट बनाने जाते हैं नया, दिक्कत होती है कि नहीं होती है? भाई मेरा नाम अली है, मैं कहता हूँ भाई आज नया अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम रखता हूँ मैं ali@gmail.com, बन जाएगा? नहीं बनेगा भाई, इतने सारे अली पहले आ चुके हैं। हाँ, अब तो नहीं बन सकता, नहीं होगा ना। मुझे क्या करना पड़ेगा? स्पेल को चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेन ब्रांड्स और मेन कीवर्ड्स, इस नाम की डोमेन्स पहले से ही लोग ले चुके होंगे भाई आज की तारीख तक। मेन ब्रांड्स काफी बिक गई होंगी। चलो हमारा ब्रांड ही आज शुरू हो रहा है, वो नाम किसी ने पहले यूज नहीं किया तो वो तो नहीं बिका होगा ना। लेकिन जो पॉपुलर ब्रांड्स है वो तो सारी गई हाथ से। पॉपुलर ब्रांड आप यूज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड तो सबको पता है भाई, कीवर्ड कोई आज तो डिफाइन नहीं हो रहा ना, कोई कीवर्ड नया आज इन्वेंट तो नहीं हो रहा, कीवर्ड तो पुराने हैं सारे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं किसी कीवर्ड के नाम से भी डोमेन परचेज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो भी किसी ने पहले से ले ली होगी। और मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया था कि किसी भी वेबसाइट के रैंक होने का एक फैक्टर है कि अगर कीवर्ड आपके यूआरएल में आ जाए तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैंकिंग फैक्टर होता है वेबसाइट का। लेकिन मैं मेन डोमेन का कीवर्ड परचेज नहीं कर पाऊंगा आज की तारीख में, नहीं कर पाऊंगा ना। सब डोमेन्स का क्या फायदा है भाई? सब डोमेन्स के अंदर जो चीजें बननी है वो मेन रूट पे तो नहीं बननी, वो कहां बननी है? वो आपकी डोमेन में बननी है। आपकी डोमेन में तो किसी को कोई इतराज नहीं होगा ना। क्या ख्याल है? मतलब मैं डोमेन परचेज करना चाहता हूं professionalkitchenequipment.com, मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन मेरी डोमेन है DECKitchen.org,
तो मैंने कहा कि भाई मुझे कीवर्ड्स की डोमेन यूज करनी है, तो मैं अपनी डोमेन के अंदर जाकर एक सब डोमेन बनाऊंगा और उसका नाम रख लूंगा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। भाई क्या हो रहा है, मेरे पास 20 कीवर्ड्स हैं, ठीक है, 20 कीवर्ड्स यूं फटाफट तो रैंक होने वाले नहीं है, और एक पेज से तो होंगे भी नहीं। मैंने क्या किया, एक तरीका तो मैंने यही यूज किया, कि मैंने उसको अपने पेजेस में इस्तेमाल किया कीवर्ड्स को। एक तरीका मैंने क्या यूज किया, एक तरीका मैंने ये यूज किया कि मैंने हर कीवर्ड की एक सब डोमेन बना दी। इसका मतलब क्या हुआ, हर कीवर्ड की एक सब डोमेन, इसका मतलब क्या हुआ कि यूआरएल में कीवर्ड आ गया कि नहीं आया, और उसके ऊपर जाकर उस पेज पर जाकर मैंने उस कीवर्ड की सारी एसईओ कर दी। रैंक होने के चांसेस बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए। इसकी एग्जांपल फिजिकल बिजनेस से लें। मैं कहता हूं भाई यहां से लेकर जहां पर हमारा कॉलेज है, इस जगह से लेकर जैसे आगे जाते हैं तो वो जहां पर अस्करी 9 है, शायद पीएफ कॉलोनी है, इधर तक ना कोई 5 कंप्यूटर कॉलेज हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बंदा उधर पीछे से आ रहा है, उसे जो कॉलेज पहले मिलेगा वो लाजमी उधर से क्यूरी लेगा, और उसे जो पसंद आएगा हो सकता है वो उधर एडमिशन भी ले ले। तो इसका मतलब है इधर से जो आखिरी कॉलेज बन रहा है उधर तक तो वो पहुंच ही नहीं पाया, नहीं पहुंच पाया ना। इधर से हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं, इधर से जो बंदा पहले पहुंचे कॉलेज नजर आएगा उसको उधर ले लेगा। हमारे दिन में क्या आइडिया है, हमारे दिन में आइडिया है कि अभी 5 कॉलेज है ना, तो इस साइड पे हमारा कॉलेज है। हमने किया कि भाई इधर से लेकर पीएफ कॉलोनी तक 2 ऑफिस और खरीद लिए, 2 ऑफिस और खरीद लिए। एक उस नुक्कर पर ऑफिस लगा दिया अपना पीक सोल्यूशन का, एडमिशन ऑफिस बना हुआ है वो, अच्छा सा ऑफिस। अब इतनी दूर तो हमारा पीक सोल्यूशन से नजर नहीं आया, लेकिन उधर से जब वो आ रहा है तो उधर से भी उसको नुक्कर के ऊपर हमारा कॉलेज नजर आ गया। फिर वो अगले कॉलेज में गया, उसके बाद एक और अगला कॉलेज जो था वो भी पीक सोल्यूशन का ही था। बेसिकली बच्चों ने पढ़ना कहां पे था, यहां पे पढ़ना था, लेकिन हमने हर कंपटीटर के साथ एक अपना कंपटीटर खड़ा किया हुआ है। यहां पर हमारी बड़ी बिल्डिंग है, वहां पर हमारा सिर्फ इंफॉर्मेशन ऑफिस है। तो जब आपकी वेबसाइट एक नहीं है, आपकी वेबसाइट्स 10 हैं। बेसिकली वेबसाइट तो एक ही है ना, dckitchen.org। फिर हमने क्या किया, professionalkitchen.dckitchen.org, आइसक्रीम मशीनरी.dckitchen.org, पिज्जा ovens.dckitchen.org। अब क्या हुआ, एक बंदा क्यूरी लिखता है पिज्जा ओवन की, पिज्जा ओवन वाली 3 वेबसाइट्स आती हैं, हम भी उसके साथ नजर आ जाते हैं। एक और बंदा क्यूरी लिखता है, किसी की एक वेबसाइट नजर आएगी, हमारी कितनी नजर आएंगी, एक से ज्यादा आएंगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी मार्केटिंग उससे बेहतर हो गई। टेक्निकल पॉइंट समझा मैंने जो बताया आपको। ये सारी डोमेन परचेज करनी पड़ेगी नहीं, ये हम करेंगे तो फायदा होगा हमें। मैं क्या, हम करेंगे तो हमें फायदा होगा ना। ये परचेज सब डोमेन तो परचेज नहीं कर रहे ना, आपने डोमेन परचेज किया है, पैसे दे दिए, उसमें उसने कहा हाँ भाई ये पैकेज जो था ना इसमें आपके पास अनलिमिटेड सब डोमेन है, या इसमें आपके पास 50 सब डोमेन है। आप उसका पे नहीं कर रहे हो, आप खुद ही क्रिएट करने लगे हो। आपके पास वेबसाइट भी बनी हुई है, आप क्या करते हो, हर सब डोमेन का फ्रंट पेज चेंज कर देते हो, और बाकी के उसके जितने भी मेन्यूज हैं, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, वो कौन सा रखते हो, मेन वाला। तो कीवर्ड टारगेट हो गए ना आपके बहुत सारे। एसईओ जो 4 महीने में होनी थी 8 महीने में होनी थी, इस तरह करने से क्या हो गया, 2 महीनों में सारे कीवर्ड टारगेट हो गए। पहले ऐसे नहीं था होना, ठीक है। इसका मतलब है जो डोमेन होता है उसके कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा, हाँ जो कॉम्पिटिटर होते हैं डोमेन के वो ज्यादा जी, डोमेन के नहीं होते, बिजनेस के होते हैं। डोमेन का तो कोई कंपटीटर हो ही नहीं सकता। अब हम कहें पीक सॉल्यूशंस, क्या पीक सॉल्यूशन का कोई कंपटीटर है? पीक सॉल्यूशन की बिजनेस सर्विसेज का कंपटीटर है, पीक सॉल्यूशन के नाम का तो कोई कंपटीटर नहीं है ना। हम नहीं कह रहे कि हमने पीक सॉल्यूशन लेकर कंपटीशन करना है। हम क्या कह रहे हैं, हमने तो कीवर्ड लेना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। अब जब कोई बंदा ये लिखेगा तो जितने भी कॉलेजेस ये करते हैं वहां पर पीक सॉल्यूशन भी आएगा, और वहां पर हमारी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज वाली भी आ जाएगी। तो हमारी 2 वेबसाइट्स होगी ना मार्केटिंग करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए। चलिए अब आ जाएं वापस, जो हम बात कर रहे थे CMS डिटेक्टर जी। वो क्या कहता है भाई, यहां पर वेबसाइट का URL दो, दे दिया। आपने आगे से मुझे गाइड करना है। मैंने इसको कहा डिटेक्ट, ये एक विंडो आ रही है, इसे बंद कर दें, इसे भी बंद कर दें जी। मैसेज पढ़ें क्या है, और आपने मुझे इसका जवाब दे रहा है इस मैसेज का मतलब क्या है। जी बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये है
कि ये वाली जो वेबसाइट है ये किस में बनी हुई है? कोडिंग में। सीएमएस की वेबसाइट नहीं है, ये वाली वेबसाइट सीएमएस की वेबसाइट नहीं है। चलिए अब अभी काम करते हैं, पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट खोलते हैं जी। ये आ गया जी पीक सॉल्यूशन का यूआरएल, इसे भी जरा कॉपी करो जी। कॉपी लिंक एड्रेस, वो टाइम लगा रहा था, मैंने कहा इस तरीके से हम कर लेते हैं। आगे पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट, चलिए अब इसको डिटेक्ट करें। ये जो ऊपर विंडो आ रही है भाई, इसे बंद कर दो, ये क्यों आ रही है जी? अब आप बताएं मुझे जी। CMS जी ये किस में बनी हुई है? वर्डप्रेस में बनी हुई वेबसाइट है। क्लियर होगी बात? पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? अब आए जरा यहां पर आकर देखें ये वर्डप्रेस में कितने पीसेज में बनी हुई वेबसाइट है, ये भी देखें कितने पीसेज में बनी हुई वेबसाइट है भाई। कुछ हिस्सा बना हुआ है वर्डप्रेस में जो कि सबसे ज्यादा है। कितना पोर्शन? अबाउट 53% पोर्शन। शॉपिफाई में कितने परसेंट पोर्शन है? 12%। वूकॉमर्स में कितने परसेंट पोर्शन है? विक्स में, लारावेल में, दी रेस्ट में, ये सारे के सारे सीएमएस हैं। अब आपको पता लग गया कि एक चीज को बनाने के लिए कितने सारे प्लगइन इस्तेमाल हुए हैं। इनमें से कोई एक प्लगइन इशू करेगा तो वेबसाइट इशू करेगी, करेगी ना? अच्छा चलें एक काम करते हैं, दराज की वेबसाइट खोलते हैं, क्या ख्याल है? देखते हैं किस में बनी हुई है, ताकि जो हमारा क्रॉस कंपैरिजन है वो किसी रिजल्ट पे पहुंचे। भाई अब दराज से अच्छी वेबसाइट तो कोई नहीं हो सकती ना। जी कोडिंग की बनी हुई वेबसाइट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो जस्टिफिकेशन कि सीएमएस भाई आप क्या, अब इसके जिम्रे में जो बातें आपको सुननी पड़ती हैं वो ये सुननी पड़ती हैं कि भाई आप कहां पुराने जमाने में रह रहे हो, अब कहां कोडिंग का दौर रह गया। अब तो कोडिंग का दौर नहीं है, अब तो दौर आ गया है सीएमएस का। सीएमएस इज नॉट प्रोफेशनल, सीएमएस इज अ पार्ट ऑफ कोडिंग। सीएमएस किस में बना हुआ है भाई? ये पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट खोलते हैं, अभी मैंने खोली भी थी शायद, खोल लें, कोई भी वेबसाइट देख लें, बट इजी टू यूज, इजी टू क्रिएट और लेस रिसोर्सेस। इस वेबसाइट को देखें जरा पहले, इसको, इसकी कोडिंग को देखना है भाई। मैंने क्या कहा? हर वेबसाइट किस में बनी हुई है? कोडिंग में बनी हुई है। हर वेबसाइट कोडिंग में बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि इसकी वेबसाइट का कोई कोड तो होगा। तो मैं इसका कोड देखना चाहता हूं। तो इसका कोड देखने का तरीका क्या है हमारे पास? आपने क्या प्रेस करना है, इसमें अगर खुल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरे में खोलता हूं। कंट्रोल यू, मैंने शॉर्टकट यूज किया, कंट्रोल यू, कोड आ गया। ये कोडिंग की वेबसाइट है जिसका कोड आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब पीक सॉल्यूशन पे आते हैं। ये किसकी वेबसाइट थी भाई? ये किस प्लेटफॉर्म में बनी हुई वेबसाइट है? कंट्रोल यू करें, इधर भी भाई, इधर भी कोडिंग नजर आ रही है। हाँ इधर भी। इसका मतलब क्या हुआ? समझ में क्या पॉइंट आया कि कोई भी वेबसाइट होगी, बेसिकली ये जो वर्डप्रेस डिजाइन हुआ है ये भी पीएचपी में डिजाइन हुआ है। इसकी बैक एंड पे भी पीएचपी की कोडिंग है। अगर आप इसकी कोडिंग को पढ़ेंगे जाकर, और इवन जब हम इसमें जाकर कुछ चेंज करना चाहें इसके थीम में, थीम एडिटर में जाएंगे तो वो पीएचपी का कोड होगा। बट फर्क सिर्फ इतना है कि ये लिमिटेड होगा और कोडिंग लिमिटेड नहीं है। जब आप कोडिंग डेवलप करवाएंगे, आप जो बात कहेंगे वो डेवलपर आपको करके दे देगा, मगर आप जो बात कहेंगे वो इसमें नहीं करके दे सकेगा वो, क्योंकि वो एप्लीकेशन यूज कर रहा है, वो कोडिंग यूज नहीं करने लगा हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया जी। और आज के दौर में लगी स्टूडेंट एक नजर भी आ रहा है, देख ले अपने आप को।
आप हैं? अच्छी, चलो ठीक है। ये था हमारा एक। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट, अब आपको अंदाजा तो हो गया कि हमें समझना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोडिंग। और कोडिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमको वेब, हमें सिर्फ HTML की कोडिंग समझनी है बस। और यही कोडिंग हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट की कोडिंग में भी मिलेगी, और उधर ही जाकर हमें चेंजेस करनी है। और यही कोडिंग हमें कोडिंग में भी मिलेगी। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ देखिए, एक पूरी वेबसाइट के अंदर जो कोडिंग होती है ना, वो HTML की होती है, नंबर 2। दूसरे नंबर पर वो CSS की कोडिंग होती है। तीसरे नंबर पर वो लैंग्वेज की कोडिंग होती है। नहीं चाहिए हमें CSS की कोडिंग, नहीं चाहिए हमें लैंग्वेज की कोडिंग, हमें चाहिए सिर्फ एक कोडिंग, और वो कौन सी है जी? HTML। और HTML इज वेरी सिंपल टू यूज। आजकल मैट्रिक के बच्चों को भी HTML पढ़ाते हैं। हाँ, मैट्रिक की बुक में भी HTML है, बेसिक HTML। और HTML नेवर एक्सपायर्स, बिल्कुल उसी तरह जैसे DOS एक्सपायर हुआ। आप लोगों ने तो DOS देखा भी नहीं ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? लेकिन आज भी विंडोज के बैक एंड पे DOS ही चल रहा है भाई। जी, ये देखें, ये मैं खोलने लगा, ये DOS आ गया। पहले यही एनवायरनमेंट होता था। मैं कहा पहले यही सिंपल, इसे बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट लाइन। यहां पर हमने जो काम भी करना होता था ना पहले, अभी तो आप राइट क्लिक करके फोल्डर बनाते हो, पहले हम कमांड्स टाइप करके काम करते होते थे इधर। ये है DOS एनवायरनमेंट। तो अब आपने देखा इसके पीछे DOS है, इसका मतलब ये है कि विंडोज के अंदर आकर अगर मैं कुछ चीजें डिलीट कर दूं, DOS में जाकर कुछ चीजें डिलीट कर दूंगा, विंडो बंद हो जाएगी। इसको सपोर्ट किसने दी हुई है? इसको भी DOS ने सपोर्ट दिया। बिल्कुल इसी तरह आज का जो भी प्लेटफॉर्म है उसको सपोर्ट किसने दी हुई है? कोडिंग। इस वक्त वेब डेवलपमेंट के पॉइंट से जो सबसे स्ट्रॉन्ग कोडिंग है दैट इज PHP। अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखनी है, आप PHP की लैंग्वेज को सीखें, CSS को सीखें, PHP की लैंग्वेज को सीखें। हम वेब डेवलपमेंट नहीं सीख रहे, मगर हमें इस काबिल बनना है कि हम SEO करें तो वेबसाइट में चेंजेस करें। वो हमने सीखने आने वाले 1-2 लेसन के अंदर, ठीक है?